हेलो दोस्तों, वेलकम टू उर्मिला क्लासेस। उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग उर्मिला क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे प्रैक्टिस सेट संख्या 4 का डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। और हाँ, इस सेट का PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कौन से न्यायालय में है? तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। कौन से न्यायालय में? सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। कौन से अनुच्छेद के तहत की जाएगी? तो अनुच्छेद 127 के तहत, अनुच्छेद 127 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय में अगर गणपूर्ति नहीं होगा तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। न्यायाधीशों की गणपूर्ति नहीं होने के संदर्भ में तब की जा सकती है। अब सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान के कौन से भाग में चर्चा किया गया है सर्वोच्च न्यायालय की? तो 5वें भाग में किया गया है। यह 124 से अनुच्छेद 147 तक इसका चर्चा है। सर्वोच्च न्यायालय का 124 से 147 तक चर्चा किया गया है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय स्थापित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का फिलहाल मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। लेकिन जब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में, तो कहाँ था मुख्यालय? तो 1875 ईस्वी में मुख्यालय कहाँ था शिमला में। उसके बाद 1928 में कहाँ लाया गया? 1928 में बोलेगा, 1928 में लाया गया पुणे। कहाँ लाया गया? पुणे। और उसके बाद लाया गया नई दिल्ली। तो फिलहाल कहाँ है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली ए। इसके कौन है महानिदेशक अभी भाई? तो अभी महानिदेशक कौन है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक कौन है? मृत्युंजय महापात्रा हैं। मृत्युंजय महापात्रा हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली कहाँ स्थापित हुई? मतलब कहाँ हुई थी स्थापित? भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली जो है देहरादून में स्थापित हुई थी। कहाँ? देहरादून में। कब हुई थी? तो 2015 में स्थापित हुई थी देहरादून में प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली। चलिए अब अगला क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कितने दिन केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह रह सकता है। 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। लेकिन संसद के जो 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से लोकसभा या राज्यसभा का आपको सदस्यता लेना जरूरी है। ये इस 6 महीना के भीतर, नहीं तो इनका मंत्रिमंडल को, उस व्यक्ति का मंत्रिमंडल चला जाएगा जो मंत्री बने हैं बिना सदस्यता लिए हुए। तो 6 माह तक वो रह सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो 11वां मूल कर्तव्य जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां डी, जो कि 2002 में हुआ था संशोधन। 2002 में हुआ था 86वां संशोधन, जिसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता को यह कर्तव्य होगा कि वो उनको शिक्षा प्रदान करने का अवसर दें। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर दें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो 6 पे हम लोग आते हैं। 6 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। तो लाखों का दान देने वाला कौन, किनको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने ही किया था। पूरा भले नहीं कर पाए, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इन्होंने भारत में 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये 1210 तक शासन किया। उसके बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई 1210 में। चौगान खेलते समय, ये पोलो होता है चौगान, घोड़े पर से गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तबकात नासरी किसकी कृति है?
तबकात नासरी किसकी कृति है? तो मिनहाज उल सिराज की कृति है तबकात नासरी। तबकात नासरी किसकी कृति है? मिनहाज उल सिराज की कृति है। अब इसमें एक टर्म आता है जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी भी एक पुस्तक लिखे थे तारीख़ फिरोज शाही। क्या लिखे थे? तारीख़ फिरोज शाही, जिसमें कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण प्रणाली की चर्चा इसमें किया गया है तारीख़ फिरोज शाही में। अब अमीर खुसरो भी एक पुस्तक लिखे थे खजाइनुल फतूह। खजाइनुल फतूह जो है अमीर खुसरो ने पुस्तक लिखी थी खजाइनुल फतूह। खजाइनुल फतूह ये लिखे थे अमीर खुसरो। और तारीख़ फिरोज शाही तो जियाउद्दीन बर्नी लिखे थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? लॉर्ड कर्जन का बोलेगा कार्यकाल तो 1899 से लेके 1905 तक रहे थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कब रहे थे? 1899 से 1905 तक रहे थे लॉर्ड कर्जन। अब वारेन हेस्टिंग्स का बोलेगा तो 1774 से लेकर के 1785 तक, 1774 से लेकर के 1785 तक कौन रहे थे? वारेन हेस्टिंग्स। और लॉर्ड वेलेस्ली जो है बंगाल का शेर अपने आप को कहता था, बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से 1805 तक कौन रहे थे? लॉर्ड वेलेस्ली। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल है 1828 से 1835। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं के काल में सती प्रथा का अंत हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो ये संवैधानिक सुधार से संबंधित है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मतलब चेम्सफोर्ड उस समय वाइसराय था भारत का, मॉन्टेग्यू राज सचिव था, तो इसीलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव पर ये संवैधानिक सुधार था। तो चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक है भाई? तो यह 1916 से लेकर के 1921 तक रहे थे। 1921 तक रहे थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? पॉलिटिकल लिख दिया, पॉलिटिकल होना चाहिए, हाँ सुधार लीजिएगा। पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? तो M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। ऐसे भी महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसको कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। और सुभाष चंद्र का राजनीतिक गुरु बोलेगा तो चित्तरंजन दास को बोला जाता है सुभाष चंद्र का राजनीतिक गुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्या कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक रहा था भाई? तो ये रहे थे 1786 से लेके 1893 तक रहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब से कब तक? 1786 से लेके 1893 तक रहे थे कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 1805 में दोबारा बने भारत के बंगाल के गवर्नर। उस समय बंगाल का गवर्नर होता था, तो 1786 से 1893 तक बंगाल के गवर्नर रहे। उसके बाद 1809 में बने, लेकिन 1805 में बने, लेकिन 1805 में ही इनकी मृत्यु हो गई और ये जो है यहीं गाजीपुर में दफना दिए गए। ईसाई थे इसलिए इनको यहाँ दफना दिया गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो जजिया किसके काल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में जजिया को पुनः लगाया गया था। औरंगजेब के शासनकाल में जजिया को पुनः स्थापित किया गया था। कब? औरंगजेब के काल में। बोलेगा क्या जजिया को? अच्छा पहले शुरुआत कौन किया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला बोलेगा शासक, मुस्लिम शासक कौन था? तो FST था, फिरोज शाह
तुगलक जो था ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। उसके बाद अकबर ने जो है 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। कौन? अकबर 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर समाप्त कर दिया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब पुनः लगाया। ऐसे बोलेगा एफएसटी ब्राह्मणों पर लगाने मतलब जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था एफएसटी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? कृष्णदेव राय कौन से नगर की स्थापना किए थे भाई? तो नागलापुर की स्थापना किए थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय नागलापुर की स्थापना किए थे। इनका मतलब कब से कब तक शासन चला था? शासनकाल कब से कब तक था? तो 1509 से लेकर के 1529 तक रहे थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय कब से कब तक रहे थे? 1509 से 1529 तक। इनके समय में दो विदेशी नागरिक आए थे, डोमियस पायस और बारबोसा। डोमियस पायस और बारबोसा दोनों पुर्तगाली यात्री था, वो दोनों विदेशी आया था कृष्णदेव राय के काल में। अब चलिए नेक्स्ट, ये कौन से वंश के थे कृष्णदेव राय? तो तुलुप वंश के थे। तुलुप वंश के थे कौन? कृष्णदेव राय। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद की है? तो राजेंद्र प्रसाद कौन सी पुस्तक लिखे हैं भाई? तो इंडिया डिवाइडेड जो लिखे हैं वो राजेंद्र बाबू लिखे हैं, इंडिया डिवाइडेड। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अब मेरी कहानी कौन लिखे हैं? तो मेरी कहानी लिखे हैं JL नेहरू, जालमाल नेहरू। अब उसके बाद बोलेगा सोम प्रकाश, तो सोम प्रकाश कौन लिखे हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पत्रिका था सोम प्रकाश। अब संवाद कुमुदी राजाराम मोहन राय, संवाद कुमुदी राजाराम मोहन राय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण, ये सब नारा था लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण था समानता। अब फ्रांस की क्रांति हुई थी कब है? तो 14 जुलाई। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? तो 14 जुलाई 1789 को हुई थी फ्रांस की क्रांति। इसीलिए फ्रांस जो है 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है हर एक साल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। खुले द्वार के नीति का प्रतिपादक कौन था? खुले द्वार के नीति का प्रतिपादक कौन था? तो खुले द्वार के नीति का प्रतिपादक जॉन है थे। जॉन है थे खुले द्वार के नीति के प्रतिपादक। अब सन्यात सेन एक टर्म आया, तो इनको चीनी क्रांति का नायक बोला जाता है। 1911 में हुआ था चीनी क्रांति, जिसके नायक कौन थे? डॉक्टर सन्यात सेन। अब बोलेगा माओ से तुंग, तो 1949 में जो है जनवादी गणराज्य की स्थापना हुआ था चीन में, उसका नेतृत्व करता कौन थे? माओ से तुंग थे। अब मैकेडम जो थे पहला बार पक्की सड़क बनाया था, स्कॉटलैंड का निवासी था मैकेडम। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह जो है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। कौन सी सभ्यता की? हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। हड़प्पा सभ्यता कौन से नदी का हड़प्पा बसा हुआ है शहर भाई? बसा हुआ था तो रावी नदी के किनारे। इसके खोज करता थे दयाराम साहनी, माधव स्वरूप और व्हीलर। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप और व्हीलर। और उसके बाद बोलेगा मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। और राखलदास बनर्जी रोपर, सतलज नदी यज्ञदत्त शर्मा। और लोथल बोलेगा तो भोगवा नदी रंगनाथ राव। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ ही है हरियाणा में, घग्घर नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किए थे विष्णुवर्धन भाई साहब। कौन किए थे? विष्णुवर्धन जो किए थे चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किए थे। ये होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी कहाँ थी होयसल वंश की? तो द्वार समुद्र थी होयसल वंश की राजधानी। अब बोलेगा मयूर श्रवण, तो मयूर श्रवण जो है कदम वंश की स्थापना किए थे, कदम वंश की। और राजधानी क्या थी? बनवासी। बनवासी थी कदम वंश की राजधानी। अब उसके बाद बोलेगा एक है वज्रहस्त पंचम। गंग वंश के संस्थापक कौन थे? वज्रहस्त पंचम। इसकी राजधानी कहाँ थी? तलकाड थी। तलकाड थी वज्रहस्त पंचम की राजधानी। गंग वंश के संस्थापक थे वज्रहस्त पंचम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित हैं। तो भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन सम्मिलित हैं?
भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन सम्मिलित है? तो इसमें 3 शहर है, आगरा, दिल्ली और जयपुर। तो कौन से ऑप्शन में है आगरा, दिल्ली, जयपुर? ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में आगरा, दिल्ली, जयपुर है। तो स्वर्ण त्रिभुज में ये तीनों शहर सम्मिलित हैं भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। तो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? तो राजमार्ग को जोड़ने से है, राजमार्ग को जोड़ने से है, कि राजमार्गों के विकास से है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्गों के विकास से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी कौन है सड़क एवं परिवहन मंत्री? तो नितिन गडकरी हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी? तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में शिशु दर न्यूनतम था? तो केरल राज्य में है जो है शिशु दर की मृत्यु सबसे न्यूनतम थी। शिशु मृत्यु दर सबसे न्यूनतम कहाँ था? केरल राज्य में था। अब बोलेगा जनगणना 2011, तो जनगणना सबसे पहले कब हुआ था? 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। उसके बाद नियमित जनगणना कब शुरुआत हुआ था? 1881 में, रिपन के कार्यकाल में। रिपन के कार्यकाल में, सब नोट करते जाइएगा। उसके बाद नियमित जनगणना हर एक 10 साल पर होने लगा। और 2011 की जनगणना की थीम बोलेगा क्या था भाई? तो 2011 की जनगणना के आदर्श वाक्य या थीम जो बोलते हैं आदर्श वाक्य क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2011 जनगणना के आदर्श वाक्य यही थे, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है। तो गोल्डन राइस किसका प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन ए का। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत कौन है? गोल्डन राइस। अब वो एक आता है टर्म जीरोप्लेथीमिया। जीरोप्लेथीमिया जो है विटामिन ए की कमी से होता है। आँखों में होने वाला रोग है कौन? जीरोप्लेथीमिया, विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए विटामिन ए का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का राइबोफ्लाविन है। अब विटामिन के का टोकोफेरोल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला है, आ जाओ अगला, सॉरी अगला इधर है। अगला क्या कह रहा है? 23 नंबर की माही सुगंधा। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो माही सुगंधा किसकी प्रजाति है? धान की है। एक IR-20 भी है जो धान की प्रजाति है, IR-20। और माही सुगंधा भी किस फसल की प्रजाति है? तो धान की प्रजाति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रोक तंत्र है। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रोक तंत्र कौन है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रोक तंत्र कौन है? तो ये कौन हो जाएगा? धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र जो है सबसे महत्वपूर्ण खनिज रोक तंत्र है। धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक में है। विंध्य का पठार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में फैला हुआ है। ये सब विंध्य का पठार है। अब चलिए झारखंड में, सॉरी नागपुर का पठार है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश की सीमा किससे नहीं मिलेगी? तो बांग्लादेश की सीमा मेघालय से मिलती है, त्रिपुरा से मिलती है। त्रिपुरा तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और मिजोरम से मिलती है। और उसके बाद एक मणिपुर ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलेगी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, इसकी चर्चा करना है। तो नाथुला, नाथुला कहाँ पड़ता है? नाथुला दर्रा है जो सिक्किम, नाथुला, जलैपला ये सब सिक्किम में पड़ता है। तो पहला नंबर यही सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड सुमेलित है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश सुमेलित है। पालघाट केरल ये भी सुमेलित है। सिर्फ नाथुला जो है कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है।
तो उत्तर पूर्व मानसून में सबसे अधिक वर्षा कौन सा राज्य, उत्तर पूर्व मानसून या लौटती या मानसून या प्रत्यावर्ती मानसून, तीनों एक ही होता है। उत्तर पूर्व मानसून, लौटती मानसून या प्रत्यावर्ती मानसून, और तीनों में मतलब तीनों एक ही होता है। तो सबसे अधिक वर्षा की कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में होती है। ये बोलता है जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, तो कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। तो कीट भक्षी जिस मृदा में उगेगा न उसमें नाइट्रोजन का कमी रहेगा, और वो कीट भक्षी पौधा अपना नाइट्रोजन किसको, कीट को खा करके प्राप्त कर लेता है। कौन, कीट भक्षी पौधा। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता मतलब कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पर ज़्यादा मतलब वन रहेगा, जीव जंतु पाया जाता है, वही तो जैव विविधता हुआ। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का मतलब जो विषुवत रेखा के करीब रहेगा, मतलब कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण। तो उत्तर क्या हो गया, कर्क रेखा, दक्षिण हो गया मकर रेखा। तो ये दोनों के बीच में पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जहाँ पर सर्वाधिक और नज़दीक जो भी विषुवत रेखा के नज़दीक रहेगा वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, वहीं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। तो जैव विविधता यहीं पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब है हरियाली योजना संबंधित है। तो इसमें क्या होगा, हरियाली योजना किससे संबंधित है, तो हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। हरियाली योजना किससे संबंधित है, तो हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। हरियाली योजना किससे संबंधित है, जल प्रबंधन से। वन प्रबंधन मत मार दीजिएगा, यहाँ पर जल प्रबंधन होगा, जल रहेगा तभी हरियाली आएगा। तो जल प्रबंधन से संबंधित है हरियाली योजना। अब चलिए, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है, तो शुष्क सबसे ज़्यादा शुष्क जहाँ पर मरुस्थल रहेगा, तो राजस्थान का चारों जगह का नाम दिया हुआ है राजस्थान का ही, उदयपुर, श्रीगंगासागर और जोधपुर, बीकानेर। तो कहाँ है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो बीकानेर में है। बीकानेर में है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर, डी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है रुhr बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। तो रुhr बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक कहाँ का क्षेत्र है, रुhr बेसिन, तो रुhr बेसिन है जर्मनी का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। रुhr बेसिन जर्मनी का है। रुhr बेसिन यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। कोयला जो है रुhr बेसिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना किसका विषय है, तो आर्थिक योजना किसका विषय हो जाएगा, आर्थिक योजना समवर्ती सूची का विषय है। अच्छा, सूची की चर्चा कहाँ किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में जो है हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में सूची का चर्चा किया गया है। तो संघ सूची में कितने विषय हैं, अभी फ़िलहाल संघ सूची में 100 विषय हैं, 100 विषय हैं संघ सूची में। राज्य सूची में 61 विषय हैं, और बोलेगा समवर्ती सूची में कितने हैं, तो 52 विषय हैं, 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्न में से एक संवैधानिक संस्था नहीं है। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो यहाँ आया मानव अधिकार आयोग, राज्य का वित्त आयोग, और अगला ऑप्शन क्या है, लोकसभा का सचिवालय और केंद्र का वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुसार होता है, केंद्रीय वित्त आयोग। लोकसभा का सचिवालय भी एक संवैधानिक संस्था है, वो स्पीकर के अधीन काम करता है। उसके बाद बोलेगा राज्य का वित्त आयोग, तो राज्य का वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुसार इसका गठन होता है। मानव अधिकार आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है, मानव अधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। अभी कौन है मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, अरुण कुमार मिश्रा हैं। कौन है, अरुण कुमार मिश्रा हैं। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा हैं।
अरुण कुमार मिश्रा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या 35 पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो पंचायती राज किस में सम्मिलित किया गया है? पंचायती राज पूछ रहा है किस में सम्मिलित किया गया है। तो पंचायती राज कहाँ होगा? राज सूची में सम्मिलित किया गया है। राज सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं राज सूची में। अब बोलेगा पंचायती राज कब गठन कब किया गया था? तो 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था और यह कौनवा अनुसूची में है? 11वां अनुसूची में है। कौन? पंचायती राज। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है किसी कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को प्रथम अधिकार के रूप में नए शेयर का निर्गमन क्या कहलाता है? किसी कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को प्रथम अधिकार के रूप में नए शेयर का निर्गमन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है राइट इशू कहलाता है। क्या कहलाता है? सी, राइट इशू कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो आरबीआई के द्वारा करता है। मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करता है। निर्धारण और क्रियान्वयन दोनों करता है आरबीआई। तो इसमें कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस, 14 जून को। अब 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस, बाल श्रम निषेध दिवस बोलेगा तो 12 जून हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भारतीय भाषा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तेलुगु को। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। कहा जाता है तेलुगु भाषा को इटालियन। तेलुगु कहाँ बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में तेलुगु। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का नामकरण जो है बेलिस एंड स्टर्लिंग ने किया था। किसने किया था? बेलिस एंड स्टर्लिंग। 1902 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक था बेलिस एंड स्टर्लिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन है? सबसे कम घनत्व मतलब क्या हो गया? हल्का धातु जो सबसे रहेगा। तो लिथियम जो है सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। और इन सब में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? पारा का है। पारा का घनत्व सबसे ज़्यादा है इन सबों में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। संवेग संरक्षण, रॉकेट में क्या होता है जानते हैं? पीछे से जितना तेज़ी से धुआं निकलेगा ना, रॉकेट उतना तेज़ी से आगे बढ़ेगा। रॉकेट उतना तेज़ी से आगे बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है? वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है? तो वायरस का बाह्य आवरण जो है प्रोटीन का बना होता है। वायरस का बाह्य आवरण प्रोटीन का बना होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से किसका पीएच मान अधिक होता है? निम्न में से किसका पीएच मान अधिक होगा? तो लार का पीएच मान कितना होता है? अब पूछ रहा है लार का पीएच मान कितना होगा? 6.8 होता है। चूना का कितना होता है? 13 होता है। रक्त का क्या हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। उसके बाद खाने का सोडा का 8.4 हो जाएगा। तो इसमें से किसका सबसे अधिक हुआ? चूना का। तो चूना का पीएच मान अधिक होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम द्वारा थैला बैंक की शुरुआत किया गया है? तो शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए कौन सा नगर निगम थैला बैंक शुरू किया है? तो लखनऊ नगर निगम जो है थैला बैंक की शुरुआत किया है, लखनऊ नगर निगम। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? छत्तीसगढ़ में की जाएगी भारत की पहली इथेनॉल संयंत्र की स्थापना। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो किस समाचार पत्र को दिया गया है चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020? तो द हिंदू ग्रुप को दिया गया है।
द हिंदू ग्रुप को दिया गया है ये 47 का डी नंबर। अब अगला क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल चर्चा में विषय में रहा। तो फ्रीडम पाइनएप्पल कौन सा देश से संबंधित है, तो ताइवान से है, ताइवान से है फ्रीडम पाइनएप्पल। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी को जो है रामनाथ कोविंद ने बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम था 2 फरवरी 2021 को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ये आर्द्रभूमि जो है ईरान में हुआ था, रामसर समझौता, उसी के तहत बनाया जाता है 2 फरवरी को, मतलब वेटलैंड डे। इसका थीम क्या था, वेटलैंड्स एंड वाटर सी। भारत कब शामिल हुआ था भाई रामसर समझौता में, तो 1982 में शामिल हुआ था। भारत कब हुआ था, 1982 में। तो चलिए आज का सेट का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे। आप लोग का जो ये जारी रहेगा, सप्ताह में 3 दिन का टेस्ट और 3 दिन जो है आपको टॉपिक, किसी खास टॉपिक पर वीडियो अपलोड होते रहेगा, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों करीबियों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू।